हेलो दोस्तों। आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर की वैश्वीकरण का चैप्टर फर्स्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है काफ़ी हद तक समझ नहीं आ रहा उनको, पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। वैश्वीकरण काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। बस ये है कि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता ये। आपने जहाँ तक 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा इसलिए, और यहाँ पे इसकी पूरी एक बुक दे दी गई है। ठीक है, तो वैश्वीकरण में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा वो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर दिया है और ये क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा 20 नंबर में। ये क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, हर बार ही बनता हुआ आ रहा है, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को बताया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है सबसे शुरू में ही संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम। संरचनात्मक क्या होता है? संरचनात्मक मतलब होता है यानी कि ढांचा, यानी किसी चीज़ का ढांचा वो कैसे तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ पर उसका कार्य बताया है। और पीछे इसमें दिया गया है वैश्वीकरण और नई वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, इन दोनों की यहाँ पे अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है संरचनात्मक संयोजन नीतियों का। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है सबसे पहले संरचनात्मक संयोजन नीतियों का विकास जो है दो आर्थिक संगठनों से हुआ है। किससे हुआ है? ये दो आर्थिक संगठनों से हुआ है हमारा। जो कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम कहते हैं IMF, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और दूसरा है हमारा विश्व बैंक, जिसे इंग्लिश में WB कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दो से जो है, इन दो के ऊपर हमारा ढांचा जो है वो टिका हुआ है। ठीक है, तो बताया गया है कि 1950 के आरंभिक दशक से ही, 1950 के जो पहले का दशक था, 1950 के शुरू का दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के द्वारा शर्तें रखी गई। इन दोनों में शर्तें रखी गई, जिसमें क्या क्या शामिल किया गया? जिसमें कर्ज को शामिल किया गया और क्या किया? ऋण को। ऋण भी हम कर्ज को ही कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम की नींव रखी। ठीक है, इन दोनों ने मिला के जो है इसका ढांचा की नींव रखी, ढांचा तैयार किया। ठीक है, संरचनात्मक संयोजन नीतियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में के अंत में जो है ना, काफ़ी हद तक वैश्विक आपदाएं झेलनी पड़ी थी। वैश्विक आपदाएं मतलब है कि पूरे वर्ल्ड को लगभग झेलनी पड़ी थी वो। उसमें क्या क्या थी? वो थी जैसे कि तेल संकट हो गया आपका, ये लिखा हुआ तेल संकट, ऋण संकट और आर्थिक मंदी। उस समय इतनी भयंकर आर्थिक मंदी थी तो उन सबको द्वारा ना आए वो चीज़ें, इसलिए ये दोनों चीज़ें बनाई गई। ठीक है, इन वित्तीय विपदाओं ने नीति निर्धारक को यह निर्णय देने के लिए बाध्य किया कि किसी एक देश की आर्थिक स्थिति, किसी भी एक देश की आर्थिक स्थिति और तथा अन्य दूसरे देश को संवारने के लिए अत्याधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि ये सब हमें दोबारा ना झेलना पड़े। क्योंकि संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम का मुख्य केंद्र जो है बाह्य ऋण, जो बाहर से ऋण लिया गया था, और व्यापार घाटा को संतुलित करना रहा है। यानी कि जो देश कर्ज में डूबा है उसका कर्ज वर्ज खत्म करना, गरीबी मिटाना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य रहे थे। ठीक है, और व्यापार को संतुलित करना ताकि सब अच्छे से व्यापार कर सकें। ठीक है, संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम तथा उसके निर्णय उधार देने वाली संस्थाओं ने ऐसे देशों को जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक समस्या का सामना कर रहे थे। अब क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण सारे लगभग काफ़ी सारे देश थे जो ऐसा सामना कर रहे थे, बल्कि ये स्थिति पूरे वर्ल्ड में रही थी, और कुछ देश थे जिनके ऊपर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा था और बाकी ज़्यादातर देशों के ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था का शिकार है, क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्था नहीं, पैसे से पूंजी से होता है हमारा आर्थिक मतलब। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था का शिकार है, उन्हें सहायता पहुंचाकर अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया है। उनको इन्होंने मतलब क्या करी? सहायता पहुंचाई, और इस तरह से इन्होंने अपनी नींव भी रखी। IMF और वर्ल्ड बैंक की बात की जा रही है। ठीक है, और इन IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही हमारा इसका ढांचा तैयार होता है, संरचनात्मक संयोजन। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में नहीं तो 20 नंबर में पक्का आने वाला है। तो आप बिल्कुल सेम इसको भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1970 के दशक में दो प्रमुख समस्या जो थी वो तेल से उपजी थी। एक थी वो तेल की, कि तेल के उस समय तेल की बढ़ोत मांग काफ़ी की गई और तेल के दाम एकदम से ही दुगने पहुंच गए थे। ठीक है,
और दूसरी थी आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, इसी की वजह से ही तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। और तथा भुगतान संतुलन की समस्या, जिसका सामना अनेक विकासशील देश कर रहे थे। जवाब में जो है, इसके जवाब में 1980 में यानी 10 साल बाद उसके संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता एजेंसी के द्वारा 1970 के दशक की अनेक घटनाएं ने विश्व अर्थव्यवस्था को इसके रास्ते से भटका दिया, यानी कि उसको लगभग सही कर देगा। ये पहले था 1970 में, वैसी नहीं रही स्थिति, 80 तक सब मामला लपेट दिया गया था, ठीक है। उसमें हुआ क्या क्या था, पर उसके बीच यूएस का जो है भुगतान संतुलन घटा था, ठीक है। और यूएस के द्वारा सोना मनकों की समाप्ति, सोना मनके जो थे उनकी समाप्ति हो गई थी। और यूएस की वियतनाम में हार, यूएस ने जो युद्ध किया था वियतनाम में, उसमें भी उसकी हार पाई गई थी। और 1973 और 1973 और 1979 में तेल में बढ़ोतरी, इसके बीच मतलब काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, तो इसलिए हम इसको 70 भी लिख सकते हैं, उसमें आपके कोई नंबर नहीं घटने वाला। बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि के लिए सुधारवादी उपागम की विफलता, इनमें भी इसको विफलता मिली, ठीक है। अब बात आती है विश्व बैंक, इसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने महसूस किया, इन दोनों ने महसूस किया कि इस प्रकार के आर्थिक संकट जिसका सामना विकासशील देश 1980 के दशक से कर रहे थे, यह जो है ना संरचनात्मक कमजोरियों की देन है, ऐसा इन्होंने माना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, ठीक है। इस तरह की मान्यता ने बैंक तथा कोष दोनों को एक नई पीढ़ी की व्यवस्था स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। अब उसको जो व्यवस्था रखी गई उसे हम कहते हैं संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम, उसी को हम संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। मुख्यतः संरचनात्मक संयोजन जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अपनाए गए नीतिगत बदलाव को विकासशील देश में लागू किए जाने, यानी कि इसमें नीतिगत बदलाव हुए उसको विकासशील देश में लागू करने के लिए संदर्भ में होता है, लागू करने के जैसा, ठीक है। यह नीतिगत बदलाव वह है जिसमें वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नए ऋण की प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी ऋण मतलब ये दोनों जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये दोनों कर्ज देती थी, ठीक है। एक का काम था कि वो चंदे इकट्ठे करके देते थे, दूसरा काम था कि वो कुछ बड़े बड़े देश विकासशील जो थे वो इसमें पैसे देते थे, ठीक है। और जितने ज़्यादा पैसे देते थे उनका दबादब भी उतना ही ज़्यादा बना रहता था, दबदबा, ठीक है। जब पहले से दिए गए कर्ज पर निम्न ब्याज की उपलब्धता है, यानी कि जो पहले से कर्ज दिया गया है देशों के ऊपर उन्हें कम से कम ब्याज दिया जाए, ये ना हो सके तो ना लिया जाए। वैसे देखा गया था कम से कम ब्याज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके, ये स्थिति में रखी गई थी। संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम ने अपने उद्देश्य का मतलब कुछ इस तरीके से तैयार किया कि वे किसी देश के असंतुलन को या उधार देने की क्षमता को कम कर सके। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए ऋण इस प्रकार तैयार होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना और किसी देश की आय बढ़ाना और उसको वापस लौटाने पे उससे कम से कम या ना के बराबर ब्याज लेना। तो इसको हम संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम ने, इसमें जो है एक विशेष महत्व है वो है मुक्त बाजार का। मुक्त बाजार व्यवस्था तकनीकी को भी, उसकी नीति को भी ने लागू किया, ठीक है। और इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, और वैसे थोड़ा पॉइंट आप भी बना सकते हैं इसमें। और दूसरा पॉइंट मैंने दिया गया है वैश्वीकरण और तकनीकों का विकास। तो ये है कि वैश्वीकरण जो है, आपको पता होगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश की स्थिति होती है, मान लीजिए मैं इस देश से उस देश में व्यापार कर रहा हूँ, एक दूसरे देश के आयात निर्यात को वैश्वीकरण कहा जाता है सामान्य शब्दों में, ठीक है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है ये मुख्य 5 तकनीकी, इसमें मतलब तकनीक का काफ़ी अहम योगदान माना जाता है, ठीक है। और मुख्य इसमें जो है ना वो 5 दिए गए हैं हमें, मुख्य 5 तत्व हैं इसके, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें तकनीक की वस्तुओं को सेवाओं के उत्पादन के सामाजिक रूप में परिभाषित किया जाता है। अब तकनीक कैसा आता है उसमें, इसके पहले 5 तत्वों को पढ़ लेते हैं। 5 तत्व जो हैं इसके वो हैं उत्पादन, ज्ञान, उपकरण, स्वामित्व और बदलाव तकनीक, ठीक है। बदलाव तकनीक क्या था कि पहले तकनीक मतलब स्लो थी, अब बढ़िया कर दी गई है तकनीक, पहले से ज़्यादा अच्छी होती गई है। पहले काम जिससे काम होता था उससे छपाई ज़्यादा हो रही है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है।
और तकनीक में हम सबसे पहले जो मानते हैं तकनीक को, वो हम मानते हैं लिपि के ज्ञान। लिपि के ज्ञान को संचार के प्रथम तकनीक के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने वैश्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उसके बाद धीमे धीमे मनुष्य ने लिपियों के माध्यम से ही सूचनाओं को संग्रहण किया, यानी उनको जमा किया, कलेक्ट किया और लिख सके उनको, ठीक है। जिससे और अधिक तकनीक विकास को बढ़ावा दिया गया। कैसे दिया गया? जैसे छपाई मिशन के आविष्कार ने, छपाई मशीन हो गई, उसका आविष्कार किया गया। अब जो है पहले के टाइम में क्या होता था, मतलब लोगों को खबर नहीं मिल पाती थी काफ़ी दूर दूर तक के लोगों को, तो ये छपाई मशीन जो थी उसकी वजह से हो पाया संभव कि उन लोगों को अब वो मिलने लग गई, खबर घर बैठे बैठे प्राप्त होने लग गई उनको। तो ये छपाई मशीन का आविष्कार था, ठीक है। और उसने जो है वैश्विक भूगोलिक दूरियों को मिटा दिया, यानी वही बात है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, समाचार पत्रों के उद्भव का वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचार पत्र हो गया, जैसे कि आप इसमें बनाए कुछ भी लिख सकते हैं तकनीक। आज के टाइम में आप इसमें मोबाइल को भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। टेलीग्राफ की खोज, टेलीग्राफ हो गई, टेलीग्राफ की खोज को वैश्वीकरण के इतिहास में एक और मील का पत्थर माना जाता है। स्थानों पर संचार को आसान बनाया, जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। संचालन परिवहन के कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया। टेलीग्राफ के इस पहलू को सेना पर भी ध्यान दिया, सेना का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और एक पॉइंट ये ले सकते हैं हम, रेलवे के जाल की लंबी दूरियों को बनाया। जहाँ जहाँ दूर दूर में बहुत देर में जाना मुश्किल था, रेलवे उस दूर दूर यात्रा जल्दी जल्दी कर देती थी और काफ़ी आसानी से पहुँचा देती थी, ठीक है। और रेडियो का आविष्कार हो गया। आप इसमें जो मर्जी जोड़ सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आए। वैश्वीकरण वही होता है जो भी आविष्कार किया गया, खोजा गया, ठीक है, और उसमें नए बदलाव किए गए, उसको हम वैश्वीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वैश्वीकरण का तकनीकों में आता है, ठीक है। अब हो गया रेडियो का आविष्कार जैसे हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ और 1900, जहाँ पे मतलब रेडियो के टावर ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया, जहाँ पे व्यक्ति भी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पे भी रेडियो चलती थी, ठीक है। हम ये सब भी कह सकते हैं इसमें। 1920 के दशक तक रेडियो का प्रयोग जो है तकनीकी रूप में होने लगा था, और यह बाद में जनसंचार का माध्यम बन गया कि रेडियो लोगों को सुनना काफ़ी पसंद होने लगा, ठीक है। और विमानों का उत्पादन में प्रारंभ हुआ, विमान बनाने लग गए, धीमे धीमे विमान हो गए, और जो भी एरोप्लेन, विमान, जो भी आप जो मर्जी लिख सकते हैं इसमें। और 1950 के दशक में वैश्वीकरण की दिशा ने जेट विमान जो है काफ़ी तेज़ी रफ्तार से उड़ता है, जेट विमान तथा दूरदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपग्रहों ने वैश्वीकरण संजाल के निर्माण को संभव बनाया। संजाल होता है हमारा इंटरनेट, ठीक है, संजाल को हम इंटरनेट कह सकते हैं, ठीक है। और जिसने रेडियो नेटवर्क में आने वाली समस्याओं का समाधान किया, जो रेडियो नेटवर्क कई बार नहीं आते थे, उससे उन्होंने उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वैश्विक नेटवर्क को अभी और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक संजाल के राह को डिजिटल तकनीकों ने और आसान बनाया, और ऐसे संजाल वैश्विक संजाल कहे जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं इसमें देना चाहूँगा, सूचना और संचार तकनीक का विकास। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ऊपर के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो आते ही आते हैं, पर ये भी थोड़ा आसान है तो इसलिए हम इसको भी कवर कर सकते हैं। अब इसको मैं शॉर्टकट में कहूँ तो सामान्य शब्दों में जो है सूचना और संचार तकनीक, मैंने कंप्यूटिंग लिख रखा है यहाँ पे, और इसका संगणकीय होता है हिंदी में, ठीक है, संगणकीय और दूरदर्शन तकनीकों को प्रदर्शित कराता है, ठीक है। क्या? सूचना और संचार तकनीक विकास। तकनीक प्रगति में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका जो है इंटरनेट की है। अब इसके ऊपर तो आप बना के खूब लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट मूल रूप से आर्थिक भूदृश्य का बल देता है, और सूचना और संचार तकनीक का वास्तविक शक्ति पर तथ्य में है। आप इसमें जो मर्जी बना कर लिख सकते हैं, इंटरनेट के में भी आपको नंबर पक्का मिलेगा इसमें। और इसमें हम लिख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है, ठीक है, इसको तो हम बना के भी लिख सकते हैं। सूचना और संचार तकनीक नई अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। इंटरनेट से रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, गरीबी में कमी हुई, क्योंकि इंटरनेट से काम काफ़ी स्पीड से होने लग गया था। संगठनों और संस्थाओं में नवीनता आई, और इससे तकनीकी ये सब जो है सूचना और संचार के उद्देश्य हैं। आज के विकास को लक्ष्य बढ़ाना, उन्नति योजना हेतु प्रशासन का सहयोग देना, विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण उनको लागू करना, यानी विकास करना, यही सब चीज़ें जो है सेवा प्रदान करना, नागरिक प्रशंसा तथा सेवा प्रदान करने में उन्नति, ये सब जो है हमारा इंटरनेट से मतलब हो पाया है, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से काम कर सकता था, और इसके नेटवर्क हर जगह अवेलेबल करा दिए गए थे। चौथा टॉपिक है जो इसमें वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रतिरूप तथा आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक
प्रतिरूप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमाओं के पास पूंजी, वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय है। काफ़ी देश में यह सकल घरेलू उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम घरेलू सामान जो है उत्पादन, उनको भी हम कह सकते हैं। ऐतिहासिक समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूद रहा है। काफ़ी टाइम से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूद रहा है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि जो दूसरे देश से कंपनियां हमारे देश में लगाती हैं, उसको हम कहते हैं। आगे हम पारराष्ट्रीय नियम भी पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जो कि हमारा, और आउटसोर्सिंग आदि। इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को जो है काफ़ी प्रभावित किया। किस तरीके से कि बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई भी देश, किस तरह से, ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई भी देश, जैसे आप कोई भी देश है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करता, किसी देश से बाहर व्यापार नहीं करता है, तो वो अपनी सीमाओं के भीतर ही वस्तुओं और सेवाओं का सीमित रह जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है, ठीक है, अपने यानी कि वो बाहर माल भेज ही नहीं पाएगा, तो अंदर अंदर बेचेगा अपने देश के अंदर, उससे वो सीमित हो जाएगा एग्री कर ले, ठीक है। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यानी वैश्विक आपको पैसे से जोड़ा गया है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, ऐसा कोई नहीं है देश कि वो अपने आप ही माल बनाए, अपने आप ही अपने देश में बेचे, तो वो उससे मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक देश विभिन्न स्तरों पर उन पदार्थों को बेचना जिसका वह उत्पादन करता है, कमी वाली वस्तुओं का अधिग्रहण करने के लिए अपने अन्य व्यापारिक भागीदारियों में अधिक सक्षम रूप से कुछ अधिक क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापार में जो है लगा रहता है। यानी अपना व्यापार सब बढ़ाने में लगे रहते हैं, एक देश दूसरे देश से, ठीक है। यह दूसरे के बिना कार्य संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अब फिर बात आती है कि 1970 के दशक से ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, तो वास्तव में एक ऐसा समय आया था जब व्यापार कम समय और वह भी समान या कम कीमतों पर होता था, ठीक है। विश्व के विभिन्न भागों में ज़्यादातर व्यापार संभव हो सकता है। अब जो है सबके लगभग सब हिस्सों में कहीं भी, कोई से भी देश में व्यापार संभव हो सकता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ ही देश जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं था तो सिर्फ हम अपने ही देश के अंदर बेच सकते थे माल को, ठीक है। वैश्विक व्यापार वित्तीय को प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में उत्पादित विविध प्रकार की वस्तुओं के वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। परिणाम स्वरूप इसमें क्या हुआ कि वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन लागत को कम करता है, ठीक है। उपभोक्ता अपनी उस कमाई से ज़्यादा मात्रा में वस्तु खरीद सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न केवल वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके एकीकरण और क्षेत्रीय को भी बढ़ावा देता है। हम कह सकते हैं कि यह कच्चा माल, पूंजी, वस्तुएं और इन सेवाओं के निर्माण को वैश्विक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार समूह का विनिमय। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन जाता है कई बार इसका क्वेश्चन भी। और जो इसके अंदर जो पैराग्राफ में दिया गया है वो हमारा काफ़ी हद तक, मतलब आगे भी हम पढ़ेंगे उसको। पारंपरिक रूप से दो देशों के बीच में जो हम स्थिति बनाते व्यापार करते हैं उसको हम विनिमय कहते हैं, ठीक है। 19वीं सदी में विशेषकर यूनाइटेड किंगडम में, यूके में मुक्त व्यापार ने विश्वास ने प्रमुखता हासिल की। यानी उन्होंने अपने वहाँ पैर जमा लिए थे, किसने, आपके जो ये क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने जो है यूके के अंदर मुक्त व्यापार में विश्वास से अपने वहाँ पैर जमा लिए थे। तभी से पश्चिम और बाकी देशों ने भी इस विचार के ऊपर अपनी पकड़ बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है विश्व में बहुराष्ट्रीय संधि हुई, जैसे कि गेट थी, ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें। गेट हमारी एक वो थी, ठीक है, संधि हुई थी, और हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, ये भी हुई थी एक। इन दोनों ने एक वैश्विक रूप से व्यापार संचालन का प्रयास किया, ठीक है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश थे, उन देशों ने मुक्त व्यापार का भरपूर समर्थन किया, ठीक है। उन देशों ने बिल्कुल समर्थन किया। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में किसी भी क्षेत्र का प्रदान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे विशेष तौर पर जो है अमेरिका आता है और यूरोप के देश आते हैं कुछ, ठीक है। और इसमें जो शुल्क लगाया गया था, टैक्स कर उसको हम कहते हैं, तो शुल्क दरों में गिरावट इसमें मांगी गई, मतलब, ठीक है। देशों ने गैर प्रशुल्क बाधाओं में
FDI प्राप्ति, FDI भी हम आगे पढ़ेंगे। FDI तथा व्यापार सुविधा पर भी बातचीत की इच्छा जताई है कि FDI के ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारी को किसी के क्षेत्र में भी लाभकारी माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उससे मतलब व्यापारी जो है किसी क्षेत्र में भी लाभकारी मानेगा इसके आने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आने के बाद, क्योंकि वो अपना माल बाहर देश में बेच सकता था, पर शायद गरीबों के लिए यह नहीं थी। पर हाल के वर्षों में इसमें कुछ बदलाव नजर आए हैं। वास्तव में जो है US और जापान जैसे देश, ये बड़े बड़े देश जो थे, उन्होंने कृषि दबाव समूह के अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मुकाबले किसी क्षेत्र के संरक्षण हेतु विशिष्ट नियमों की अधिकता के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। मंदी के दौरान जो है शुल्कों में बढ़ोतरी, यहाँ शुल्क का ये गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। मंदी में शुल्कों के दौरान में बढ़ोतरी करके उद्योगों के संरक्षण का भारी दबाव होता है और व्यापक मंदी का दौर में यह संपूर्ण विषम में देखी जा सकती है। छोटा सा पॉइंट और दिया गया है इसमें, एक व्यापार प्रखंड, इसको भी जरा हम कवर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसमें 2-3 लाइन लिखी हैं, बनता नहीं है क्वेश्चन, बहुत कम बनता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ बन जाती है। अब व्यापार प्रखंड होता क्या है, देखिए सामान्य शब्दों में हम कहें और आप इसी तरह से लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपका और अच्छा तरीका है तो मैं कहूँगा आपका फिर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे अच्छा लगा आपको वैसे लिखिए। व्यापार प्रखंड जो है ना, मुख्य रूप से व्यापार को बढ़ावा देना है, यानी जो व्यापार को बढ़ावा दे उसे हम व्यापार प्रखंड कहते हैं। और उनके पर इनके जो है कार्य करने में अंतर होता है। व्यापार प्रखंड की गतिविधियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहली है क्षेत्रीय व्यापार के द्वारा किए गए नवीनतम समझौते, क्षेत्र में जो है कोई एक क्षेत्र के अंदर व्यापार किया गया उसके जो नए समझौते हैं, ठीक है, और बैठक वगैरह कराएगी या फिर कोई और नए क्रियाकलाप, ठीक है। ये इसका पहला समझौता है, ये इसका पहला भाग है। दूसरा है इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की योजनाओं का प्रतिरूप, यानी कि व्यापार को भविष्य में बढ़ावा देने के लिए भी जो कहा गया है चीज़ें वो भी इसके अंदर शामिल है। तीसरा है सरकारी संगठन को उस पर ध्यान देना, सरकारी संगठन का उस पर ध्यान देना और नीतियों को जल्दी ही लागू करने की समय विधि। ये व्यापार प्रखंड में हमारा 3 चीज़ दी गई है मुख्य रूप से, ठीक है। और इसमें 7वां पॉइंट मैंने दिया है आपको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पूंजी का अंतर्प्रवाह। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको हम FDI कहते हैं। अब FDI होता है क्या है कि किसी देश की एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में भौतिक निवेश के माध्यम से कारखाने की स्थापना को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो फैक्ट्रियां वगैरह हमारे देश में लगाई जा रही है कोई दूसरे देश के द्वारा, उसको हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह अवस्था है जिसमें कोई निवेशक अपने, यानी कि जो कोई दूसरा देश है वो अपने फ़ायदे के लिए या ज़्यादा लाभ के लिए हमारे देश में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो अपने देश से महंगा सामान बेचेगा हमारे देश में उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनी भी कही जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम सेकंड चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, इसको पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बहुपक्षीय इनका मतलब इनको कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने की आवश्यक शर्तें जो हैं वो है जब अपने विदेशी संबंध पर उसका उद्यम पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, उनका पूरा नियंत्रण करता है उनकी ज़मीन वगैरह पे जो भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस नियंत्रण को उद्यम का 10% या उससे अधिक काम में मतदान अधिकार या उद्यम में समान अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। 10% जो है ये मांगता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 10% मताधिकार उसका अधिकार होता है और समान रूप से इसको परिभाषित करता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि भूमि खदान कारखानों वगैरह में, इन सब चीज़ों में उत्पादक में विदेशी समिति के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मापक के रूप में कहता है। और बढ़ते हुए निवेश को आर्थिक वैश्वीकरण का मापक भी कहा जा सकता है। और 8वां पॉइंट जल्दी ही खत्म होने वाला है हमारे टॉपिक है, तो देखिए 20 नंबर में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, टॉपिक पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसके गुण और लाभ क्या हैं, इसके हानि भी हैं थोड़ी सी शायद, हाँ हानियाँ भी हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के यानी गुण और लाभ एक ही बात है कि क्या है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि जो यहाँ निवेश करता है बाहर से बंदा जो भी है यहाँ निवेश करता है, एक तो उसके आर्थिक विकास में तीव्रता हो जाती है, उसका पैसे से ज़्यादा पैसे यानी ज़्यादा कमा सकता है, लाभ ये है उसका, ठीक है। और बाकी तो आप खुद भी बना सकते हैं,
यह बात मुख्यतः विकासशील देशों वाले देश पर लागू होता है, क्योंकि वही जो विकासशील देश ज़्यादातर वही कंपनी लगाने में हो सकते हैं सक्षम, बाकी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसका पैसा ही नहीं है कंपनी लगाया कहाँ से वो। यह भी देखा गया है कि कई देशों में आर्थिक संकट का सामना करने में परदेशी विदेशी निवेश ने भी मदद की है। एफडीआई जो है जैसा कहते हैं हम, तो उससे मदद मिल जाती है काफ़ी हद तक उस देश को जो वो करता है एफडीआई, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकों की भी अनुमति प्रदान करता है। तकनीकों में क्या आता है, वही मशीनें वगैरह जो हमारी आती हैं। तकनीकों का महत्व जो है इस बात से प्रकट होता है कि वास्तव में इस बात से प्रकट होता है कि वस्तु तथा सेवाओं के व्यापार में वित्तीय संसाधनों के निवेश से अलग होता है। यह किसी देश के लोकल बाजार को भी बढ़ावा देता है। जैसे आप कोई लोकल बाजार भी लगा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियां ही लगाए, ये लोकल बाजार भी लगा सकता है। बाजार का मतलब ये नहीं कि आलू सब्जी लेकर बैठ गए। लोकल बाजार मतलब जैसे कि छोटी मोटी दुकानें हो गई, पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी पूरी मार्केट की मार्केट हो गई, जैसे कि इस तरीके से। वैसे देश जो दूसरे देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं, जो भी दूसरे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई यानी प्राप्त करते हैं, तो वह अपने देश के उस व्यवसाय विशेष में मानव संसाधन का रोजगार और प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाते हैं। जो यहाँ पर काम करेगा फैक्ट्री में, कंपनी में, कुछ सीखेगा भी वहाँ पे, ठीक है, और उसको रोजगार भी मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट भी इसके हम लिख सकते हैं। जिस किसी भी देश में निवेश होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका भारत के अंदर कंपनी लगा रही है अपनी, और हमारे देश के अंदर निवेश हो रहा है, तो हमारे देश के बंदे के लिए फ़ायदा ये होगा कि उसके रोज़गार के नए अवसर आएंगे, कि हमारे बंदे उस फैक्ट्री में काम करेंगे, इन्वेस्ट होंगे बंदे, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी हमें भी हुआ। यह काम जो है करो यानी कि टैक्स के वेतन में भी वृद्धि में सहयोग करता है। कुछ शायद टैक्स कम या ज़्यादा लगता हो, उनमें वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करता है, वेतन में भी इनके सहयोग में वृद्धि करता है। यह उनके जीवन स्तर तथा जीवन यापन की सुविधाओं को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब बंदा पैसा कमाएगा तो अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, ठीक है। इस तरह से उनका जीवन भी अच्छे तरीके से हो सकता है, जो कारीगर वगैरह होंगे। पर जरूरी नहीं है हर उसी में यही स्थिति आती हो। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है करों के माध्यम से राजस्व के द्वारा आय स्तर में वृद्धि करता है। जो देश दूसरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलता है, ठीक है। इन देशों की कंपनियां इन पूंजियों के माध्यम से नई बाजार को तलाशती हैं। जब ये देख लेते हैं कि अपनी कंपनी गड़ गई या फिर अच्छी चल रही है कंपनी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि एक आधी कंपनी और लगा दी जाए इस तरीके की, या फिर और कहीं दूसरे एरिया में लगाई जाए, ठीक है। इस तरह से भी इसको कहते हैं। और हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो हानियाँ क्या हैं, इसकी सबसे बड़ी खामियाँ या हानियाँ या कमी, कुछ भी कह देते हैं, वो ये है कि एक कंपनी देश में स्वामित्व खोने का खतरा है। जैसे बाहर से देश से कंपनी हल रहेगी देश में, भारत में, अब ज़मीन तो भारत वालों की ना, शायद वो खरीद भी लें, पर फिर भी उससे कुछ खतरा रहता है उनको। जैसे किसी देश का आकार, उस देश की स्थिति और तथा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। क्या पता उस देश को ज़रूरत ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। पर यह भी देखा गया है कि मेजबान देशों की सरकारें भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में समस्याओं का सामना करती हैं। निवेशक जहां निवेश करता है उस देश की आर्थिक नीतियों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी नहीं होते। उसके यानी कि जैसे हम कहेंगे कि हमारे देश में निवेश करो तो हमारे तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं चलते हैं। जिसकी कंपनी रहती है वो अपने हिसाब से ही उसको चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि एक तो पैसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, और शायद पैसों से भी कुछ हिसाब किताब रहा हो उनका, कि हमें वहाँ तक की ज़मीन चाहिए, ये लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, और ये वो ज़मीन क्यों ख़राब हो जाती है काफ़ी हद तक, क्योंकि मशीनों से जो फैक्ट्रियों से गंदा पॉल्यूशन निकलता है, उससे भी हमारे देश को काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम जोड़ सकते हैं, पॉल्यूशन वगैरह, और लाभ में उसको हम बंदे को लगा सकते हैं कि यहाँ काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और 10वां लास्ट पॉइंट है इसका, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्धारक क्या है इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्धारक जो मैंने दिया है वो है कि उस देश की अर्थव्यवस्था का आकार, ठीक है, तथा उसमें वृद्धि की संभावना। जहाँ यह निवेश हो रहा है, जहाँ निवेश हो रहा भारत में हो रहा है मान ली, तो उसमें उस देश में वृद्धि की संभावना है, ठीक है। सामान्यतः जो है ऐसा माना जाता है कि जिस देश का बाजार बड़ा है वहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से तीव्र विकास की संभावना होती है, और निवेशक इन देशों में ही अपना अधिकांश जो है निवेश करते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ऐसे देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय उच्च है या अधिक है, जिसकी ऐसे जैसे हर बंदे की मतलब ज़्यादा पैसे इनकम है, तो वह
FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अच्छे परिणाम की आशा होती है, क्योंकि वो वैसे ही पैसे ज़्यादा कमा रहा है, उससे आप उसकी इनकम वैसे ही ज़्यादा है, तो उससे मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। ठीक है। विदेशों से निवेश आकर्षित करने में एक देश के मानव संसाधनों की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि मानव संसाधन की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ खास देश हो, जैसे कि कौन कौन से, जैसे हो गया चीन। जैसे कि चीन ने अपने देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारने में सक्रियता दिखाई है। इसने क्या काम किया कि इसने अपने नागरिकों के लिए, अपने जो देश के लोग थे उनके लिए कम से कम 9 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य रख दी, कि हर किसी को 9 वर्ष तक की शिक्षा लेनी ही लेनी है। उससे पहले ऐसा कोई बंदा ना हो जिसने 9 वर्ष की शिक्षा ना ली हो। ठीक है। इस प्रक्रिया ने क्या काम करा, मतलब इस प्रक्रिया ने चीन के काम करों को गुणवत्ता सुधारने में भूमिका निभाई है। इनकी गुणवत्ता सुधारने में जो है ना भूमिका निभाई है चीन वालों ने। ठीक है। ऐसे देश में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। अब प्राकृतिक संसाधन के मतलब क्या है, जैसे कि जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, जो हमने नहीं बनाया, जैसे पेट्रोल, खनिज पदार्थ, कोयला, हीरे, कुछ भी हो सकता है इसमें हमारा। ठीक है। अब ऐसे देश जो हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है ज़्यादा है, जो कि अपने आप ही, ठीक है, तो निवेशकों को आकर्षित करते हैं। वो चीज़ें जो है निवेशक उसको आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं सऊदी अरब तथा तेल समृद्धि के लिए इसके अच्छे उदाहरण है। सऊदी अरब में तेल के कुएं सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वो सऊदी अरब अमीर भी काफ़ी पैसे वाला। ठीक है। तो ये निवेशक कंपनी इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जहाँ विदेशी कंपनियाँ पेट्रो के संसाधनों में निवेश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है कि अब वहाँ निवेश करेंगे तो वहाँ से उसके ज़्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। इस तरीके से कुछ रहा होगा। कम से कम लागत भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर आपका ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है 20 नंबर के अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।